Very good evening, students. Welcome to the class. So let's start with our today's session. So we are going to start with pharmacology again. हमने ANS का डिस्कशन हमारा कंप्लीट किया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू शिफ्ट टू द CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम अभी डिस्कशन इसका स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स. ओके, सो सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ये जो टॉपिक है ये स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स कौन से कंडीशन के लिए यूज किए जाते हैं. ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स आर देयर और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, उनमें डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं और उसमें सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स का रोल कहाँ पे आता है. ठीक है, so this we are going to understand first and then we will begin our discussion about sedatives and hypnotics. Okay, so देखो basically सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने वाले जो डिसऑर्डर्स होते हैं देयर आर वास्ट नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स. तो हम सारे के सारे डिसऑर्डर्स का अभी क्लासिफिकेशन नहीं करने वाले हैं. वी आर जस्ट गोइंग टू क्लासीफाई द डिसऑर्डर्स इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज. एकदम सिंपल 3 हम सिंपलिस्टिक वाला क्लासिफिकेशन करने वाले हैं. एक कैटेगरी होता है सीएनएस डिसऑर्डर्स का जिसको हम साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स कहते हैं. ठीक है, एक होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और एक हम कैटेगराइज कर सकते हैं एज न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स मतलब क्या होते हैं. तो बेसिकली साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा नहीं है कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फिजिकली ऐसा कोई डैमेज नहीं हुआ है, मतलब आप फिजिकली ओके हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है फिजिकली ओके है, लेकिन वहां पे जो प्रॉब्लम है दैट इज अ साइकियाट्रिक प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम दैट इज एसोसिएटेड विथ योर साइक. ओके, जो आपका माइंड है साइक के साथ में एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, तो इसीलिए हम उसे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स कहते हैं. साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो आपके मूड को अफेक्ट करते हैं, कॉग्निशन को अफेक्ट करते हैं एंड बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं. ओके, यू हैव हर्ड अबाउट मेनी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स. बहुत सारे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स के नाम हम सुनते रहते हैं. कि सबसे कॉमन वाला साइकियाट्रिक डिसऑर्डर फॉर एग्जांपल ले लीजिए डिप्रेशन. ठीक है, डिप्रेशन ये क्या है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज इन द डिप्रेस्ड स्टेट. ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हमारा मूड अफेक्ट होता है. तो मूड अफेक्ट करने वाला साइकियाट्रिक डिसऑर्डर हो गया डिप्रेशन. मोमेंट, इसके अपोजिट भी होता है कि डिप्रेशन के अपोजिट कि जहाँ पे एबनॉर्मली एबनॉर्मली इलेवेटेड एबनॉर्मली इलेवेटेड मूड होता है, मतलब एक्सेसिव हैप्पीनेस होगा, उसको मैनिया कंडीशन कहते हैं. इट इज कॉल्ड एज मैनिया. डिप्रेशन एंड मैनिया दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. ओके, देन कॉग्निशन. कॉग्निशन मतलब क्या होता है, हमारे माइंड का कॉग्निशन का मतलब ये होता है कि जो हमारा अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस है कि एक जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन होता है वो अपने सराउंडिंग्स को अंडरस्टैंड करता है, क्या रियल है क्या फॉल्स है ये डिफरेंशिएट कर पाता है. ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कॉग्निशन की एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू अंडरस्टैंड. ओके, जो मेंटल प्रोसेस होती है अंडरस्टैंड करने की उसे कहा जाता है कॉग्निटिव प्रोसेस. तो ये कॉग्निशन अफेक्ट करने वाले साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसका you again know very important example of such disorder, that is schizophrenia. कि जिसमें पर्सन जो है उसको काफी सारे भ्रम होते हैं, मतलब हेल्यूसिनेशंस होते हैं, मतलब जो चीजें रियल नहीं है ऐसी चीजें उनको दिखती है या फिर सुनाई देती है. तो हेल्यूसिनेशंस हो सकते हैं या फिर कोई फॉल्स बिलीव्स हो सकते हैं. तो कॉग्निशन मतलब आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन रियलिटी एंड व्हाट इज नॉट रियलिटी, वो वाली चीज अफेक्ट होती है. तो उन टाइप के डिसऑर्डर्स को हम कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स कहते हैं. ठीक है, देन आपका बिहेवियर अफेक्ट करने वाले डिसऑर्डर्स, राइट. तो समझ में आ रहा है आपको साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स मतलब क्या, कि ऐसे देखा जाए तो एज सच सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फिजिकली कोई डैमेज नहीं है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे है कि द प्रॉब्लम इज साइकियाट्रिक दैट द पेशेंट, इसमें क्या होता है द पेशेंट
is not able to understand या फिर सिंपली हम ऐसा बोल सकते हैं इसको, रादर देन वी विल जस्ट कीप इट सिंपल, अफेक्टिंग साइक। ओके, तो ये एक कैटेगरी हो गया, मतलब ऐसे सारे डिसऑर्डर जिसमें ऐसा फिजिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कोई डैमेज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा डिसऑर्डर है जिससे पर्सन का मूड अफेक्ट होता है, या फिर कॉग्निशन इम्पैक्ट हो रहा है, या फिर बिहेवियर चेंज हो रहा है। इट कैन बी डिप्रेशन, मैनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, शिजोफ्रेनिया। ये जो सारी की सारी कंडीशंस है, इन्हें हम कैटेगराइज करते हैं इनटू साइकियाट्रिक डिसऑर्डर। ओके, उसके बाद में एक और कैटेगरी है सीएनएस डिसऑर्डर्स का, जिसमें एक्चुअली क्या हुआ है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहीं ना कहीं पे डिसफंक्शन हो रहा है। ओके, एज अपोज टू दिस वन साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में डायरेक्टली कुछ डिसफंक्शन नहीं भी होगा, लेकिन यहाँ पे देर इज सम मैल फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, उसकी वजह से कुछ डिसऑर्डर अराइज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एपिलेप्सी। ओके, एपिलेप्सी की कंडीशन में क्या होता है कि एपिलेप्सी में देर इज एक्सेसिव न्यूरोनल एक्टिविटी, वो जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो सिग्नल ट्रांसफर होता है, तो वो रिफ्रैक्टरी पीरियड जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, तो बहुत क्विकली एक न्यूरॉन कंटिन्यूअसली बार बार डीपोलराइज रहता है, तो वो जो एक्सेसिव न्यूरोनल एक्टिविटी है उसकी वजह से फिट्स आते हैं, उसे हम एपिलेप्सी कहते हैं। तो एपिलेप्सी इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जिसमें कहीं ना कहीं पे क्या हो रहा है, देयर इज अ मैल फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। ओके, तो एपिलेप्सी में और इन सब में क्या फर्क है? एपिलेप्सी में क्या हो रहा है कि पर्सन का कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम नहीं है, द पर्सन इज नॉट डिप्रेस्ड, द पर्सन इज नॉट मैनियाक, द पर्सन इज नॉट शिजोफ्रेनिक। उनका मतलब जिसको हम क्या बोलेंगे कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रियलिटी एंड समथिंग फेक, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, पर्सन बाकी कंप्लीटली नॉर्मल होता है, और पर्सन इज ओनली अफेक्टेड बाय दोज सिम्टम्स जो कि नर्वस सिस्टम के मैल फंक्शनिंग की वजह से आते हैं। जैसे एपिलेप्टिक पर्सन बाकी कंप्लीटली नॉर्मल होता है, उसको कोई भी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर नहीं होता है। सिर्फ क्या होगा कि जब भी एपिलेप्टिक फिट आएगी, जब भी देयर विल बी एक्सेसिव न्यूरोनल एक्टिविटी, तो उसकी वजह से द पर्सन कैन सफर फ्रॉम सीजर्स, सीजर्स आएंगे, वो फेंट हो गया। ठीक है, तो वो वाले सिम्टम्स आएंगे जो कि इस चीज की वजह से होते हैं। फाइन, तो ये हो गया आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो समझ में आ रहा है आपको दोनों के बीच में क्या डिफरेंस? साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स जो कि पर्सन के साइक माइंड को अफेक्ट करते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नर्वस सिस्टम का मैल फंक्शनिंग हो रहा है, उसकी वजह से कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स आ रहे हैं। फाइन, एंड देन देर इज अनदर इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स, जिसे हम कहते हैं न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। ओके, न्यूरो डीजेनरेटिव मतलब क्या कि न्यूरॉन्स का डीजेनरेशन होने वाले डिसऑर्डर्स। ओके, इसका मोस्ट फेमस एग्जांपल है अल्जाइमर्स डिसीज, देन पार्किंसंस डिसीज। तो इनमें क्या होता है, ये जो न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें वक्त के साथ साथ धीरे धीरे क्या होगा, ग्रेजुअली एक कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, ओके, दैट वो डिसऑर्डर पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप के न्यूरॉन्स वहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं, बट कुछ स्पेसिफिक टाइप के न्यूरॉन्स क्या होते हैं, धीरे 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 उनका डीजेनरेशन स्टार्ट होता है, और न्यूरॉन्स के डीजेनरेशन की वजह से द पर्सन विल एक्सपीरियंस सिम्टम्स। और क्योंकि ये जो डीजेनरेशन है ये प्रोग्रेसिव है, मतलब ये वक्त के साथ साथ धीरे धीरे क्या होते जाएगा, वर्सन होते जाएगा। द प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है कि डीजेनरेशन एक बार होके स्टॉप हो गया ऐसा नहीं होता है, देर इज वर्सनिंग विथ टाइम। ओके, तो ये डीजेनरेशन होते जाएगा, तो जिसकी वजह से जो सिम्टम्स है वो भी ग्रेजुअली सिम्टम्स की इंटेंसिटी भी बढ़ते बढ़ते जाती है। जैसे कि अल्जाइमर्स जो है, अल्जाइमर्स डिसीज में आपके जो न्यूरॉन्स है उनके ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोटीन का
पोर्ट बनते जाता है, प्रोटीन डिपॉजिट होना शुरू होता है वहाँ पे, अमाइलॉइड प्रोटीन जो होता है उसके प्लाक्स वहाँ पे न्यूरॉन्स के ऊपर डिपॉजिट होते हैं. सो इट प्राइमरीली अफेक्ट्स द न्यूरॉन्स दैट दैट कंट्रोल द मेमोरी फंक्शन ऑफ द ब्रेन. ओके, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे अल्जाइमर्स के जो पेशेंट होते हैं दे स्टार्ट लूजिंग मेमोरी, और ये जो प्रॉब्लम है ये फिर ग्रेजुअली एज के साथ में वो न्यूरोनल डिजेनरेशन भी बढ़ते जाएगा, और उसी के साथ में क्या होगा, उसी के साथ में सिम्टम्स भी सीवियर होते जाएंगे. बाद में पार्किंसंस डिसीज है, हंटिंगटन्स डिसीज है, सो ऐसे काफी सारे न्यूमरस न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स है. ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं इनके लिए एब्सोल्युटली कोई क्योर नहीं होता है. इनको सिर्फ हम जो प्रोग्रेशन है, जो न्यूरो डिजेनरेशन का जो प्रोग्रेशन है उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं, सिम्टम्स को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं. तो पर्सन का जो अफेक्टेड वाला जो पर्सन है उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ हम थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं. ओके, सो आई होप आपको सीएनएस डिसऑर्डर का जो बेसिक कैटेगराइजेशन है वो समझ में आ गया है. अगेन दिस इज द सिंपलिस्टिक क्लासिफिकेशन. सारे एब्सोल्युटली सारे के सारे सीएनएस डिसऑर्डर्स इन 3 कैटेगरीज में ही नहीं फिट होंगे, बट फॉर द सेक ऑफ आवर डिस्कशन हमारे सिलेबस में हमें जो जितने सीएनएस डिसऑर्डर्स अंडरस्टैंड करने हैं, पढ़ने हैं, उनको हम इस सिंपल कैटेगरीज में क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं. सो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स. ओके, अभी इसमें सबसे पहले वी विल डिस्कस द साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स लिटिल बिट इन डिटेल. ओके, ये जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है, अभी मैंने आपको बोला था कि उसमें कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स मूड अफेक्ट करते हैं, कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स कॉग्निशन अफेक्ट करते हैं. तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स एग्जैक्टली किस टाइप के हैं, उसके अकॉर्डिंगली साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स आर आल्सो कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज. ओके, पहला वाला कैटेगरी है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स का साइकोसिस, मतलब ऐसे डिसऑर्डर जिनको हम साइकोटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं. देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ डिसऑर्डर विच इज कॉल्ड एज न्यूरोसिस. ओके, मतलब न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स हम उनको कहेंगे. और तीसरा वाला जो डिसऑर्डर है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स का वो है अफेक्टिव डिसऑर्डर्स. ओके, अभी इसमें से ये जो यस, तो इसमें से ये जो 3 डिसऑर्डर्स है, 3 डिसऑर्डर्स में से सबसे ज्यादा सीरियस, मतलब पेशेंट को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करने वाले जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो होते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर्स. ओके, साइकोटिक डिसऑर्डर सबसे ज्यादा सीरियस इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें पर्सन जो पेशेंट होता है, द पेशेंट लूजेस टच विथ रियलिटी. पेशेंट loses touch with reality, and that is why दिस इज, ये काफी, इनका जो नेचर होता है वो काफी सीरियस होता है. साइकोटिक डिसऑर्डर्स में देयर इज अ सीरियस डिस्टॉर्शन ऑफ थॉट, मतलब एक नॉर्मल पर्सन का जो अंडरस्टैंडिंग होता है, नॉर्मल पर्सन का जो कॉग्निशन होता है, अवेयरनेस अबाउट द सराउंडिंग्स, कि जैसे अगर हमें अगर कोई इफ नॉर्मल एक कोई भी पर्सन आप ले लो, तो हेल्यूसिनेशन क्या है, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं मराठी में भास, भ्रम होना. ठीक है, भ्रम क्या है और रियलिटी क्या है ये एक नॉर्मल पर्सन बता सकता है. ठीक है, लेकिन साइकोटिक पेशेंट्स में एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम होता है कि हेल्यूसिनेशन अगर हो रहा है देन दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज हेल्यूसिनेशन, दिस इज नॉट रियल. ये उन्हें समझ में नहीं आता, तो उस चीज को वो रियल समझ के चलते हैं. ओके, अभी साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो है उसमें भी अगेन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप, 2 अलग अलग टाइप के साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं. इसमें एक होता है साइकेट्रिक डिसऑर्डर का एक टाइप होता है कॉग्निटिव डिसऑर्डर. अगेन कॉग्निटिव का मतलब क्या हुआ कि कॉग्निशन, पर्सन का जो अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस जो होता है, समझने की प्रोसेस. ठीक है,
वो जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट होती है। सो कॉग्निटिव प्रोसेस इम्पैक्ट करने वाले जो डिसऑर्डर्स है उसमें से वन ऑफ द डिसऑर्डर इज डिमेंशिया। ओके, डिमेंशिया का मतलब क्या होता है? डिमेंशिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी। ओके, देन there is another type of cognitive disorder, delirium होना। ओके, डिमेंशिया ये भी आपने टर्म डेफिनेटली सुना होगा। डिमेंशिया इट इज ऑल्सो द प्राइमरी सिम्टम ऑफ द अल्जाइमर्स पेशेंट्स। ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी, कि मेमोरी का लॉस होना। तो डिमेंशिया में सिर्फ मेमोरी का लॉस नहीं होता है, कॉग्निशन भी इम्पैक्ट होता है, कॉग्निशन भी कम होता है। अगर आपने कभी कोई अल्जाइमर्स का पेशेंट देखा होगा तो जो काफी जिनका डिसीज काफी ज्यादा प्रोग्रेस हो चुका है, डिसऑर्डर, तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं वो उनको सिर्फ भूलने का प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोरी, कॉग्निशन भी बहुत अफेक्ट हो जाता है उनका। मतलब दे बिकम जस्ट लाइक बेबीज, बहुत सारी चीजें उनको समझ में नहीं आती। दे आर नॉट, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द सराउंडिंग्स, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज नॉट हैपनिंग। ओके, तो वो भी सारी चीजें वहां पे बहुत अफेक्ट होती है। तो सिर्फ लॉस ऑफ मेमोरी नहीं होता है, देर इज लॉस ऑफ मेमोरी एंड देर इज डिक्लाइन इन द कॉग्निशन ऑफ द पर्सन। ओके, अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं डिमेंशिया। ओके, then there is another type of cognitive disorder which is called as delirium। delirium का मतलब होता है एकदम सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको बोले तो इट इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि कभी कभी आपने ऐसा पढ़ा होगा या फिर देखा होगा कि कभी किसी पर्सन को बहुत ज्यादा बुखार आ गया। ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ डेलीरियम। ओके, कि बहुत ज्यादा हाई फीवर में जब पेशेंट चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि बुखार सर में चला गया करके। ओके, तो वैसे वाले कंडीशन में क्या होता है दैट द समटाइम्स दैट पर्सन एक्सपीरियंसेस डेलीरियम। मतलब हो सकता है कि वो पर्सन को लगे कि दैट जिन कोई तो भी ऐसे पर्सन जिनको वो जानते हैं वो उनके पास में है, तो वो ऐसा इमेजिन करके वो उनके साथ में बातें करते हैं। ओके, समटाइम्स इट मे हैपन कि जैसे कोई कोई पर्सन बीमार है, उनको बहुत ज्यादा फीवर है, तो डेलीरियम में क्या होगा, दे में इमेजिन दैट देयर मदर हैज कम टू विजिट देम, और फिर वो अपनी माँ से बातें करना शुरू कर देंगे। तो इट इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। उस पर्टिकुलर टाइम पे उनको समझ में नहीं आता है कि ऐसा नहीं है, मतलब द मदर इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट देयर। ओके, तो वो ये जो स्टेट होता है, सच काइंड ऑफ स्टेट इज कॉल्ड एज डेलीरियम। इसमें भी क्या है कि पर्सन जो है उसका कॉग्निशन थोड़ा सा इम्पैक्ट हो रहा है कि वो समझ नहीं पा रहे दैट दिस इज नॉट रियलिटी। ओके, बट डेलीरियम जो होता है, इन जनरल डेलीरियम अगर किसी को होता है तो वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, मतलब इट इज अ रिवर्सिबल कंडीशन एंड मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा एंड ऐसा कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। फाइन, तो ये होते हैं कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। उसके बाद में इससे थोड़े से ज्यादा सीरियस वाले जो डिसऑर्डर्स है, साइकोटिक डिसऑर्डर्स में दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल डिसऑर्डर्स। और फंक्शनल डिसऑर्डर्स में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सीरियस वाला जो एग्जाम्पल है वो रहेगा शिजोफ्रेनिया। शिजोफ्रेनिया इट इज अ वेरी सीरियस साइकोटिक डिसऑर्डर। शिजोफ्रेनिया को दूसरे वर्ड्स में कहा जाता है स्प्लिट माइंड। ओके, एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट symptom of schizophrenia
इट इज हेल्यूसिनेशंस। हेल्यूसिनेशंस का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज जो कि एक्चुअली नहीं हो रही है या फिर नहीं दिख रही है, ऐसी कोई चीज दिखाई देना या सुनाई देना। ओके, दैट इज कॉल्ड एज हेल्यूसिनेशन। तो जो पर्सन होता है, द पर्सन एक्सपीरियंसेस, शिजोफ्रेनिक पर्सन एक्सपीरियंसेस सीरियस हेल्यूसिनेशंस। मतलब उनको कुछ चीज दिखाई देती है जो कि एक्चुअली होती नहीं है, या फिर कोई कोई घटना उनके अम, सामने घटेगी जो कि एक्चुअली नहीं हो रही है, उनके दिमाग में वो सब चल रहा है, दैट इज हेल्यूसिनेशन। या फिर कुछ सुनाई देता है उन्हें, जो कि उन्हें सुनाई देता है, उन्हें वो सच लगता है कि कोई उनसे बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस भी होते हैं, विजुअल हेल्यूसिनेशंस भी होते हैं। और ये हेल्यूसिनेशंस ऐसे होते हैं कि वो पर्सन को ये नहीं समझ में आता कि ये हेल्यूसिनेशन है, दे डू नॉट अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट रियलिटी। ये जितने भी साइकोटिक डिसऑर्डर है, उसमें एक कॉमन चीज आपको याद रखनी है कि साइकोटिक डिसऑर्डर में द पेशेंट लूजेस हिज और हर टच फ्रॉम रियलिटी। ओके, चाहे वो कॉग्निटिव डिसऑर्डर हो, चाहे वो फंक्शनल डिसऑर्डर हो, कि द एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड रियलिटी इज लॉस्ट इन द पेशेंट। ओके, तो शिजोफ्रेनिया एक बहुत ही सीरियस वाला साइकोटिक डिसऑर्डर है, याद रखना, ठीक है। स्प्लिट माइंड इसलिए ऐसा इसलिए बोलते हैं कि उसमें जो पर्सन है, वन पार्ट ऑफ द पर्सन विल बी नॉर्मल। मतलब हम ऐसा इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं मे बी कि उस पर्सन का जैसे वर्जन्स, दो वर्जन है, आप समझ लो कि एक वर्जन विल अपीयर नॉर्मल, उस पर्सन को लगेगा कि मैं कंप्लीटली नॉर्मल पर्सन हूँ, बट at several times the person experiences hallucinations and all these things associated with schizophrenia। तो इसीलिए वो जो पर्सन होता है, उसको खुद को ये नहीं पता होता कि उसको कुछ तो भी साइकोटिक प्रॉब्लम हुआ है, साइकोटिक डिसऑर्डर हुआ है, दे डू नॉट एक्सेप्ट कि उनको कोई साइकोटिक डिसऑर्डर हुआ है। तो इसीलिए हम उसे स्प्लिट माइंड कहते हैं। ओके, नाउ अनदर functional disorder which is slightly similar to schizophrenia, it is called as paranoia। जैसे हम पैरानॉइड होना ऐसा वर्ड भी यूज करते हैं कई बार, तो एक्चुअली पैरानोइया इट इज अ डिसऑर्डर। तो शिजोफ्रेनिया और पैरानोइया में फर्क क्या होता है? तो जैसे शिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट को मेन जो इसका सिम्टम होता है, प्राइमरी सिम्टम, इट इज हेल्यूसिनेशन। ओके, आपने कई सारी मूवीज भी देखी होंगी, कोई ऐसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज की जिसमें एट द एंड रिवील होता है कि जो पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मूवी देख रहे थे, एक्चुअली वो पर्सन साइकोटिक है, और जो भी उसको दिख रहा था, सुनाई दे रहा था, वो सारा का सारा क्या था? हेल्यूसिनेशन था। if you have watched the movie, there is an English movie, very famous movie, द आई थिंक द ब्लैक स्वान नाम की एक मूवी है। तो जिसमें वो जो सेंट्रल कैरेक्टर है, द फीमेल जो है, वो उस थ्रू आउट द मूवी दैट फीमेल, दैट लीड कैरेक्टर सफर्स फ्रॉम सीवियर हेल्यूसिनेशंस, जो कि मूवी के एंड में रिवील होता है। ओके, तो वो जो कंडीशन है उसे हम शिजोफ्रेनिया कहते हैं। नाउ पैरानोइया जो होता है, पैरानोइया इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉल्स बिलीव्स, जिन्हें कहा जाता है डिल्यूजन्स। अब डिल्यूजन्स का मतलब क्या होता है? कि वो जो पर्सन होता है, द पर्सन इज वेरी, कुछ चीजें उनको लगती है जिसके बारे में वो बिल्कुल कंप्लीटली कन्विंस्ड होते हैं कि ये ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है उनके साथ में, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ होते नहीं रहता। जैसे कि पेशेंट्स विद पैरानोइया दे हैव वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ डिल्यूजन, जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई उनको मर्डर करने की कोशिश कर रहा है, कोई उनको पॉइजन करने की कोशिश कर रहा है। एंड देयर आर सम वेरी वियर्ड डिल्यूजन्स ऑल्सो, कि जैसे उनको ऐसा वन ऑफ द पर्सन experiences delusions like कि उनका ब्रेन, कोई एलियन आया और उनका ब्रेन चुरा के लेके चला गया। तो ऐसे टाइप के बहुत अजीब से डिल्यूजन्स उनको होते हैं, और इतना स्ट्रांगली उनको वो डिल्यूजन होता है। डिल्यूजन का मतलब फॉल्स बिलीफ, कि आप कुछ भी कर लो, यू कैन नॉट कन्विंस द पेशेंट कि ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है, ये आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते। इसीलिए क्या कहा है? फॉल्स बिलीफ, कि ऐसी कोई चीज जो एक्चुअली एब्सोल्युटली नहीं हो रही है, कि नोबडी इज फॉलोइंग देम, नोबडी इज ट्राइंग टू मर्डर देम, बट स्टिल वो बिल्कुल कंप्लीटली कन्विंस्ड होते हैं कि ऐसा कुछ तो भी हो रहा है। ओके, तो पैरानोइया का ये मेन सिम्टम होता है कि कुछ
स्पेसिफिक, बहुत ही हाईली स्पेसिफिक डिल्यूजन्स उनको होते हैं, तो जो कि आप उसको आप उनको बिल्कुल ये चीज़ समझा नहीं सकते कि ये चीज़ रियल नहीं है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहे हैं साइकोटिक डिसऑर्डर्स। सो रिमेंबर, साइकोसिस यानी कि साइकोटिक डिसऑर्डर्स, दे आर द मोस्ट ये साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो है ये सबसे सीरियस वाले डिसऑर्डर्स होते हैं, एंड देयर इज अ सीरियस डिस्टॉर्शन ऑफ थॉट इन दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स। ओके, अभी साइकोटिक डिसऑर्डर्स के बाद में नेक्स्ट आते हैं हम न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स पे, जिनको हम न्यूरोसिस भी कह सकते हैं। In comparison to the psychotic disorders, neurotic disorders are less serious. Okay, मतलब ये इतने सीरियस नहीं होते। इन टर्म्स ऑफ व्हाट, तो जैसे साइकोटिक डिसऑर्डर में द पेशेंट लूजेस टच विथ रियलिटी, तो वैसा न्यूरोटिक डिसऑर्डर में नहीं होता। मतलब इसमें पर्सन जो है वो डेफिनेटली न्यूरोटिक डिसऑर्डर में भी पर्सन डज गो थ्रू सम सिम्टम्स, लेकिन उनकी एबिलिटी टू कंप्रिहेंड रियलिटी इट इज नॉट लॉस्ट। ओके, सो याद रखना कि रियलिटी समझने की जो एबिलिटी है दैट इज नॉट लॉस्ट। इसीलिए न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये साइकोटिक डिसऑर्डर के कंपैरिजन में लेस सीरियस होते हैं, और इनको मैनेज करना भी हमारे लिए थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में इजियर होता है। फाइन, नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स? तो इसके एग्जांपल्स एनलिस्ट करते हैं। सो वन ऑफ द वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ अ न्यूरोटिक डिसऑर्डर, इट इज एंजाइटी। ठीक है, एंजाइटी ये टर्म से आप तो बहुत अच्छे से यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस टर्म। हम सभी एंजाइटी एक्सपीरियंस करते हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंजाइटी एज अ न्यूरोटिक डिसऑर्डर, तो जिन लोगों को एंजाइटी एज अ डिसऑर्डर है वो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के कंपैरिजन में दे एक्सपीरियंस मच इंटेंस एंजाइटी, बहुत फ्रीक्वेंटली या फिर कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में रेगुलर बेसिस पे वो एंजाइटी फील करते हैं। ओके, बहुत इंटेंसली फील करते हैं, तो ऐसे पर्सन्स को फिर हम दे विल बी डायग्नोस्ड विद द एंजाइटी डिसऑर्डर। ओके, देन देयर आर सम फोबियाज, ये भी टर्म आप जानते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज का एक्सेसिव फियर। ओके, जैसे किसी पर्सन को बहुत एक्सेसिव स्पाइडर्स का बहुत एक्सेसिव फियर होता है, माय मिस्टेक, नॉट फीवर, फियर, एक्सेसिव फियर होता है। तो किसी चीज के बारे में बहुत एक्सेसिव डर लगना, जैसे देर आर सम पीपल हु फियर द नंबर 13। ठीक है, बहुत एक्सेसिव, मतलब वो जो चीज है दैट इज नॉट नॉर्मल, इतना डर इतना फियर किसी चीज के साथ में एसोसिएटेड होना, इट इज नॉट नॉर्मल। ओके, तो वो एक्सेसिव जो फियर किसी चीज के बारे में डेवलप होता है उसे कहा जाता है फोबिया। Okay, then there is another disorder which is called as PTSD, post traumatic stress disorder. Okay, पोस्ट ट्रॉमेटिक मतलब अगर वो कोई पर्सन एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरा है, तो उसके बाद में क्या होता है कि इवन आफ्टर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज ओवर, वो पर्सन उस सिचुएशन की वजह से कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज आप किसी आप यू एक्सपीरियंस, यू वर पार्ट ऑफ अ एक्सीडेंट, अगर आपका एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, तो हो सकता है कि एक्सीडेंट के ड्यूरिंग आपको जो इंजरी हुई या फिर आपने अपने आँखों से जो होते हुए देखा, वो चीज़ जो होती है वो अ, हमारे माइंड में उसके बारे में थोड़ा डर बैठ जाता है। तो फिर तो फिर वो पर्सन जो है वो कुछ पर्टिकुलर सिम्पटम्स एक्सपीरियंस करता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का बाइक एक्सीडेंट हो जाता है, तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद में वो फिज़िकली ठीक होने के बाद में भी फिर से बाइक चलाते टाइम पे दे एक्सपीरियंस वेरी सीवियर एंग्जायटी, वो बाइक चला नहीं पाएँगे, उनको बहुत डर लगेगा फिर से वो चीज़ करने के लिए। ओके, पैनिक अटैक्स होंगे, मे बी उनको उस सिचुएशन को लेके नाइटमेयर्स होंगे। तो ये जो सारे सिम्पटम्स होते हैं, इन्हें कहा जाता है दे कम अंडर द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कि ट्रॉमा के बाद में जो एक थोड़ा-सा वहाँ पे कुछ सिम्पटम्स हो रहे हैं जो आपको डिसऑर्डर डेवलप हो गया है, ठीक है? वैसे टाइप की कंडीशन को पीटीएसडी कहते हैं। एंड देन देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ न्यूरोटिक डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं हिस्टेरिया।
अब हिस्टेरिया का मतलब क्या होता है? तो हिस्टेरिया मतलब किसी भी पर्टिकुलर मतलब वो जो हिस्टेरिकल पेशेंट होता है, ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यूअसली ऐसी चीज एक्सपीरियंस करेंगे, बट हिस्टेरिया में क्या होता है कि वो जो पर्सन होता है, अफेक्टेड पर्सन, वो कोई भी इमोशन बहुत एक्सेसिवली एक्सपीरियंस करते हैं, वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते, दे कैन नॉट कंट्रोल देयर इमोशंस। मतलब अगर किसी चीज के बारे में उनको दुख हो गया तो वो एक्सेसिव एकदम एक्सेसिवली सैड हो जाएंगे, एकदम से रोना शुरू करेंगे, अनकंट्रोलेबल, दे कैन नॉट कंट्रोल देयर इमोशंस, जो कि नॉर्मली उस सिचुएशन में एक नॉर्मल पर्सन की जो रिएक्शन रहेगी, या फिर नॉर्मल पर्सन को जितना सैडनेस फील होगा या फिर जितना रोना आएगा, उसके कंपैरिजन में उनका रिएक्शन बहुत ही हाइपर होता है, एकदम एक्सेसिव होता है, कि जोर जोर से रोना, जोर जोर से शाउट करना, या फिर अगर कोई खुशी की भी बात हो गई तो नॉर्मल पर्सन खुश होने के बाद में जैसा रिएक्ट करता है, उस कंपैरिजन में उनका रिएक्शन बहुत एक्सेसिव रहेगा, जैसे कि अनकंट्रोलेबल लाफिंग, एकदम पागल इंसान की तरह बहुत जोर जोर से हंसना, ऐसे टाइप के सिम्टम्स होते हैं। सच कंडीशन जिसमें पर्सन कोई भी इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता, बहुत एक्सेसिवली रिएक्ट करता है हर चीज के ऊपर, उसे कहा जाता है हिस्टेरिया। ओके, तो आप अभी देख सकते हो इनके बीच में और इनके बीच में फर्क से आप समझ सकते हो कि इसमें द पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग सम सिम्टम, एंजाइटी में थोड़ा टेंशन फील कर रहा है पर्सन, फोबिया में फियर एक्सपीरियंस कर रहा है, पीटीएसडी में ट्रॉमा के बाद में के कुछ सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहा है, हिस्टेरिया, ये सब में जो भी सिम्टम्स है, लेकिन पर्सन की एबिलिटी टू comprehend reality is not lost, so they are neurotic disorders, and here ability to understand reality is lost, that is why these are the psychotic disorders। okay, अब इसमें लास्ट वाला जो टाइप ऑफ डिसऑर्डर है दैट इज अफेक्टिव डिसऑर्डर, जो कि साइकियाट्रिक डिसऑर्डर का तीसरा सब कैटेगरी है। अफेक्टिव डिसऑर्डर नाम से ही समझ में आता है, अफेक्टिव मतलब मूड अफेक्ट करने वाला डिसऑर्डर। ओके, दे आर वेरी सिंपल टू कैटेगराइज। अब मूड के दो ही आपके मूड हो सकते हैं, कौन से कि या तो डिप्रेशन होगा, तो डिप्रेशन में एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है दैट इज डिप्रेस, द पर्सन एक्सपीरियंसेस अपैथी, मतलब कुछ ज्यादा फील ना करना किसी चीज के बारे में। ओके, नॉर्मली नॉर्मल पर्सन के जो एक इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो डिप्रेशन में फ्लैट हो जाते हैं। ओके, ज्यादा कुछ फील ना करना, किसी चीज से ज्यादा फर्क ना पड़ना, लाइफ में इंटरेस्ट एकदम रिड्यूस हो जाना, बातें करना कम हो जाना, शेयरिंग करना कम हो जाना, ऐसे कई सारे सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के पेशेंट्स के। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि कंटिन्यूड कंटिन्यूड सैडनेस एंड डिप्रेस्ड वाला स्टेट में होता है पेशेंट। ओके, देन देर इज इसका अपोजिट मैनिया। मैनिया मतलब इसमें ऐसे डिप्रेशन में दो चीजें कौन सी होती है, डिप्रेशन में देर इज सैडनेस मेनली, एंड किसी भी चीज में देर इज लॉस ऑफ इंटरेस्ट। फाइन, एंड इन केस ऑफ mania there is abnormally elevated mood। एंड एक और होता है जिसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इट इज कॉल्ड एज बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर से बाइपोलर दो पोल्स, मतलब द पर्सन बाइपोलर डिसऑर्डर में द पर्सन experiences cyclical changes in the mood, मतलब at one time the person is depressed, after some time the person will have abnormally elevated mood, मतलब डिप्रेसिव स्टेट एंड मैनियक स्टेट, ऐसे साइकिल्स चलते रहते हैं। ओके, तो उसे कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। ओके, तो ये जो है एक बेसिक अभी क्या है कैटेगराइजेशन है साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स का। ठीक है,
तो आई होप आपको साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स और इनकी सब कैटेगरीज के बीच में का फर्क अभी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो सिंपल एक बॉटम लाइन कैसे याद रखना है, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर के 3 टाइप है, ठीक है। उसमें से एक कौन सा, साइकोटिक डिसऑर्डर, दूसरा न्यूरोटिक डिसऑर्डर, तीसरा अफेक्टिव डिसऑर्डर। साइकोटिक डिसऑर्डर सबसे ज्यादा सीरियस वाले, इसमें पर्सन लूजेस टच विथ रियलिटी एंड देयर इज अ सीरियस डिस्टॉर्शन ऑफ थॉट। न्यूरोटिक डिसऑर्डर में लेस सीरियस होते हैं एंड रियलिटी से टच लूज नहीं होता है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रियलिटी इज नॉट लॉस्ट। एंड लास्टली अफेक्टिव डिसऑर्डर जो कि आपके मूड को अफेक्ट करते हैं। फाइन, तो ये ऐसा साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स का जो है वो क्लासिफिकेशन आपने अच्छे से समझ के लेना है। फाइन, उसके बाद में जो सेकेंड कैटेगरी है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का, इसे तो हमने जस्ट अभी देखा ही था। इसका एक एग्जाम्पल है एपिलेप्सी। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में क्या होता है, देयर इज अ मैल फंक्शन इन द नर्वस सिस्टम, जिसका एक एग्जाम्पल हमने देखा कि एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या होता है, देयर इज एबनॉर्मली एक्सेसिव न्यूरोनल एक्टिविटी। नॉर्मली न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल पास करता है और ये सिग्नल ट्रांसडक्शन का प्रोसेस जो है वो आगे चलते जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर जगह पे एक्सेसिव फायरिंग होगा, मतलब कुछ न्यूरॉन्स बहुत एक्सेसिवली एक्टिवेटेड रहेंगे, वो कंटिन्यूअसली डीपोलराइज होते रहेंगे, मतलब जिसको बोलते हैं ना ऐसा कहीं ना कहीं पे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होते रहेगा। ओके, तो उसकी वजह से पर्सन जो है उसको सीजर्स एक्सपीरियंस होते हैं। कन्वर्जेंस मतलब सीजर्स। अब डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का एपिलेप्टिक कंडीशन है उसके ऊपर अभी इसकी सिम्टम्स जो है थोड़े बहुत वैरी कर सकते हैं। तो एपिलेप्टिक कंडीशंस में सीजर्स होते हैं और उसके साथ में या तो पर्सन जो है दैट पेशेंट कैन ऑल्सो लूज हिज और हर कॉन्शियसनेस, मतलब बेहोश भी हो सकते हैं या फिर कॉन्शियसनेस अफेक्ट नहीं भी होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ एपिलेप्टिक कंडीशन। ओके, देन थर्ड वाला जो कैटेगरी है हमारा न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स का। तो इसमें हमने दो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स देखे थे, अल्जाइमर्स डिसीज, ठीक है। तो अल्जाइमर्स डिसीज जो है इसमें क्या हो रहा है, देयर इज डिपोजिशन ऑफ अमाइलॉइड प्लैक। ओके, जिसकी वजह से कुछ पर्टिकुलर जो मेमोरी कंट्रोल करने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी धीरे धीरे डेथ होना शुरू हो जाता है। ओके, सो द टू मेन सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज आर मेमोरी लॉस, जिसे हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिमेंशिया, एंड देयर इज कॉग्निटिव डिक्लाइन। कॉग्निटिव डिक्लाइन के सिम्टम्स क्या रहेंगे कि मेमोरी लॉस के अलावा पर्सन डे टू डे टास्क भी ठीक से कर नहीं पाते, जैसे कि खुद अपने कपड़े चेंज करना, नहाना, ये जो चीजें हैं ये भी करना वो दे डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू डू इट, तो उससे हम कहेंगे कॉग्निटिव डिक्लाइन की मेमोरी लॉस के साथ में ये जो सारी प्रोसेसेस है ये भी ना समझ में आना। ओके, देन अनदर टाइप ऑफ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर इट इज पार्किंसंस डिसीज। अभी पार्किंसंस डिसीज में क्या होता है, इसमें भी एक स्पेसिफिक टाइप के न्यूरॉन्स ही अफेक्ट होते हैं। इसमें पार्किंसंस डिसीज में दिस अफेक्ट्स द न्यूरॉन्स दैट रिलीज डोपामिन, तो उनको हम कहते हैं डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। मतलब इसमें जो न्यूरॉन्स की डेथ हो रही है, जो न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे हैं वो है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, डोपामिन रिलीज करने वाले न्यूरॉन्स। तो जिसकी वजह से डोपामिन की डेफिशिएंसी वहां पे बनती है। डोपामिन जो होता है वो हमारे बॉडी में मूवमेंट मूवमेंट मोटर कंट्रोल के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो क्योंकि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स वहां पे अफेक्ट हो रहे हैं इसलिए इसका मेन जो सिम्टम होता है मूवमेंट आपकी अफेक्ट होती है,
ठीक से मूवमेंट ना हो पाना, इसमें ट्रिमर्स आते हैं, मतलब ठीक से आप मूव नहीं कर पाओगे, हाथ पैर थर-थर काँपेंगे, ओके? और ये जो मूवमेंट है ये फिर क्या होगा, ग्रेजुअली ये और ज़्यादा इम्पैक्ट होते जाएगा with the progression of the damage to the dopaminergic neurons. ओके, तो ऐसे ये 3 अलग-अलग टाइप के डिसऑर्डर्स है। तो इसमें से देखो हमारे सिलेबस में, अभी हमारे सिलेबस में यू आर मतलब आपके सिलेबस में आपको क्या-क्या स्टडी करने के लिए है, ठीक है? तो देखो, यू आर सपोज्ड टू स्टडी द ड्रग्स दैट आर यूज्ड फॉर अल्जाइमर्स डिसीज। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ, ठीक है? यू आर एक्सपेक्टेड टू स्टडी द ड्रग्स यूज्ड फॉर द अल्जाइमर्स डिसीज, ड्रग्स यूज्ड फॉर पार्किंसंस डिसीज। तो ये जो 2 न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स है, इनके लिए कौन से ड्रग्स यूज किए जाते हैं, ये हमें पढ़ना है, ओके? देन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में से एपिलेप्सी, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, ये भी हमें पढ़ना है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, ओके? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ we have to study the drugs used for the treatment of depression, that is antidepressant drugs, drugs used for mania, that is anti-maniac drugs, okay? एंड इसी के साथ में बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए भी इसमें ड्रग्स आते हैं, फाइन। उसके बाद में वी आर ऑल्सो सपोज टू स्टडी द ड्रग्स यूज्ड फॉर एंजाइटी, ओके? एंटी एंजाइटी ड्रग्स भी हमें इसमें स्टडी करने हैं, ओके? तो एंड वन मोर कैटेगरी, एंटी साइकोटिक ड्रग, ड्रग यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर। मतलब समझ में आ रहा है आपको? ये सारा क्लासिफिकेशन मैंने आपको क्यों बताया? आपके सिलेबस में ये जो तीनों भी टाइप के सीएनएस डिसऑर्डर्स है, उसमें से जो मेजर कैटेगरीज है, मेजर टाइप्स है डिसऑर्डर्स के, उनके लिए यूज किए जाने वाले ड्रग्स जो है, दैट वी आर एक्सपेक्टेड टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ओके? शुरुआत से अगर शुरू करेंगे तो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में से हमें कौन सा वाला हमें पढ़ना है? देखो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके देती हूँ वो। यू आर सपोज टू स्टडी द एंटी साइकोटिक ड्रग्स, इसके लिए आएगा ठीक है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स है हमारे सिलेबस में। फिर उसके बाद में थोड़ा सा न्यूरोटिक डिसऑर्डर में जो एक थोड़ी उतनी सीरियस वाली डिसऑर्डर नहीं है, एंजाइटी, ठीक है? इसके लिए हमें पढ़ने हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स, ओके? फिर उसके बाद में हमें पढ़ने हैं इसी को पूरे को ही ये कर लेते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स एंड एंटी मैनियक ड्रग्स, ओके? दीज वी आर सपोज टू स्टडी, फाइन। ये हो गया साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। उसके बाद में एपिलेप्सी के लिए जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं वो भी हमें सिलेबस में है हमारे, एंटी epileptic drugs, okay? And lastly we are also supposed to study the drugs used for Alzheimer's disease and the drugs used for the management of Parkinson disease, फाइन। तो ये जो पिंक कलर में जिनको जिनको मैंने अभी आपको हाईलाइट करके दिया है, ये सारे के सारे जो कंडीशन है, इनके लिए यूज किए जाने वाले ड्रग्स जो है वो पढ़ना हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स का क्या काम है, ओके? तो बेसिकली सिडेटिव एंड हिप्नोटिक जो ड्रग्स होते हैं, दीज ड्रग्स आर, एक अभी इसको हम डिटेल में डिस्कस करने ही वाले, लेकिन एक शॉर्ट में आपको यहाँ पे मैं बताती हूँ कि सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स ये एक ऐसे ड्रग्स का कैटेगरी है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं, काम डाउन करते हैं, और ये जो ड्रग्स है ये स्लीप भी इंड्यूस कर सकते हैं,
ओके, मतलब नींद भी इंड्यूस कर सकते हैं। तो सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स जो है वो अभी हमने जितने भी डिसऑर्डर्स पढ़े उसमें से कोई एक सिंगल डिसऑर्डर के लिए नहीं, तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स को मैनेज करने के लिए यूज किए जाते हैं। नॉर्मली सिडेटिव एंड हिप्नोटिक बोलने के बाद हमारे दिमाग में क्या आता है? नींद की गोलियां। तो इट इज नॉट जस्ट प्रिस्क्राइब्ड फॉर दोज पीपल जिनको नींद नहीं आती, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसको हम क्या बोलेंगे कि जिनको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, ठीक है, पीपल सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया, उनको सिडेटिव एंड हिप्नोटिक दिए जाते हैं। बट उसके अलावा ये जो हमने अभी इतनी सारी यहाँ पे डिसऑर्डर्स पढ़ी है, इनमें से बहुत सी डिसऑर्डर्स में हमें सिडेटिव हिप्नोटिक्स को यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, sedatives and hypnotics they are used in the patient of epilepsy, क्योंकि epilepsy में excessive neuronal activity होती है। sedative hypnotics आपके CNS को डिप्रेस करते हैं, तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स में भी sedative hypnotics का रोल होता है। ओके, उसके बाद में ये जो कंडीशन है एंजाइटी, एंजाइटी वाले सिचुएशन में पेशेंट को काम डाउन करने के लिए, सीएनएस डिप्रेस करने के लिए, नींद के लिए एंटी एंजाइटी मेडिसिन में भी सिडेटिव हिप्नोटिक्स यूज किए जाते हैं। साइकोटिक पेशेंट्स में जहाँ पे पेशेंट एक्सेसिवली एक्टिवेटेड है, ओके, ऐसे मतलब शिजोफ्रेनिक पेशेंट को सबड्यू करने के लिए, पैरानोइक पेशेंट को सबड्यू करने के लिए, ओके, तो ऐसे सारे कंडीशंस में भी सिडेटिव हिप्नोटिक्स जो है वो यूज किए जाते हैं। फाइन, तो आपको रोल समझ में आ गया कि सिडेटिव हिप्नोटिक्स एक स्पेसिफिक सीएनएस डिसऑर्डर के लिए नहीं, बहुत सारे नंबर ऑफ सीएनएस डिसऑर्डर्स में काम आते हैं। ओके, चलो तो अभी हम देखेंगे कि सिडेटिव एंड हिप्नोटिक ये जो दो अलग अलग टर्म्स है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। ये दोनों भी टर्म्स का मतलब सेम है या फिर ये दोनों भी टर्म्स का मतलब भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, दैट वी विल डिस्कस हियर नाउ। ओके, सो सिडेटिव एंड हिप्नोटिक ये दोनों भी जो टर्म्स है उनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि सिडेटिव एक ऐसा ड्रग होता है जो आपके सीएनएस को डिप्रेस करेगा बट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, मतलब सिडेटिव लेने के बाद में आपको नींद आएगी कंपल्सरीली, ऐसा नहीं होता है। फाइन, जबकि हिप्नोटिक जो होता है वो भी आपके सीएनएस को डिप्रेस करेगा, लेकिन सीएनएस को डिप्रेस करने के साथ में वो स्लीप इंड्यूस भी करेगा और स्लीप मेंटेन भी करेगा। ओके, so both the drugs, sedative as well as hypnotic, both of them are essentially CNS depressants. But sedative जो है वो sleep induce नहीं करता है, hypnotic जो है वो sleep भी induce करता है। ये दोनों के बीच में का difference होता है। Fine, तो थोड़ा सा और इन दोनों को differentiate करते हैं। याद रखना, सीडेटिव स्लीप इंड्यूस नहीं करेगा, एस के ऊपर से याद रखना। यूजुअली हम दोनों के बीच में का डिफरेंस बहुतों को क्लियर नहीं होता है। सिडेटिव बोले तो हम सोचते हैं कि नींद लाने वाला ड्रग, ओके, तो ये सिडेट करेगा, मतलब पेशेंट को काम डाउन करेगा, सूद करेगा थोड़ा सा, ओके, लेकिन इससे स्लीप इंड्यूस नहीं होती है, राइट। सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में दो थोड़े थोड़े से बेसिक बेसिक डिफरेंसेस है एक्चुअली। दो कोई भी जो ड्रग होता है, कुछ मतलब अगर आप कोई पर्टिकुलर ड्रग लो कि जिसे आप एज अ सिडेटिव हिप्नोटिक यूज कर सकते हो, तो क्या है कि एज अ सिडेटिव वो स्लीप इंड्यूस नहीं करता, एज अ हिप्नोटिक वो स्लीप इंड्यूस करेगा। तो एक ही ड्रग की सिडेटिव एंड हिप्नोटिक दोनों भी एक्टिविटी हो सकती है। मतलब क्या हो सकता है कि एट अ लोअर डोज द ड्रग कैन एक्ट एज अ सिडेटिव, कि वो काम डाउन कर रहा है लेकिन स्लीप इंड्यूस नहीं कर रहा है। थोड़ा सा डोज अगर इंक्रीज हो गया तो हो सकता है कि वो हिप्नोटिक एक्शन शो करे, कि वो स्लीप भी इंड्यूस करे। ओके, तो बेसिकली सिडेशन एंड हिप्नोसिस आप इनको डिग्री ऑफ सीएनएस डिप्रेशन कंसिडर कर सकते हो कि स्लाइटली लोअर डिग्री ऑफ सीएनएस डिप्रेशन विल गिव यू द सिडेटिव एक्शन, और थोड़ा सा हायर डिग्री ऑफ सीएनएस डिप्रेशन अगर डिप्रेशन अगर होता है तो आपको हिप्नोटिक एक्टिविटी मिलेगी। ओके, तो दीज टू बेसिकली आर द कितना एक्सटेंट ऑफ सीएनएस डिप्रेशन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम ये टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। फाइन, अब दो तीन छोटे छोटे से डिफरेंसेस जो इसमें होते हैं वो ये है कि सिडेटिव्स जो होते हैं जनरली दे आर स्लोअर एक्टिंग, इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन थोड़ा स्लो रहेगा, जबकि हिप्नोटिक्स जो है होते हैं दे हैव फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन। ओके, उसके बाद में सिडेटिव्स जो होते हैं
दे हैव फ्लैटर डोज रिस्पॉन्स कर्व्स, जबकि hypnotics have steeper dose response curve. ओके, अब इसका मतलब क्या है? एज यू नो डोज रिस्पॉन्स कर्व आप जानते हैं कि किस तरीके से हम इसे प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस पे वी टेक द डोज एंड वाई एक्सिस पे वी टेक द रिस्पॉन्स। तो फ्लैटर डीआरसी का मतलब क्या है कि आप डोज बढ़ा रहे हो तो एक्टिविटी कुछ बहुत एक्सेसिवली नहीं बढ़ रही है, थोड़ा सा फ्लैटर है आपका डीआरसी। तो सिडेटिव के लिए ज़रूरी होता है कि अगर आपको सिडेटिव एक्शन चाहिए कि सीएनएस डिप्रेसेंट एक्टिविटी विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, तो फिर उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए ऐसा वाला डीआरसी होना आइडियल होता है कि इसका डोज बढ़ भी गया तभी भी रिस्पॉन्स यानी कि सीएनएस डिप्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा मतलब स्लीप इंड्यूस भी वो नहीं करेगा। सो फॉर सिडेटिव्स जो ड्रग्स स्पेसिफिकली एज अ सिडेटिव यूज किए जाते हैं उनके डोज रिस्पॉन्स कर्व्स इस तरीके से थोड़े फ्लैटर होते हैं एंड एट द सेम टाइम दे हैव स्लोअर ऑनसेट ऑफ एक्शन, मतलब उनकी जो सीएनएस डिप्रेसेंट एक्टिविटी है वो आने के लिए दिखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। एज अपोज टू दिस हिप्नोटिक्स जो होते हैं दे हैव फास्टर ऑनसेट, मतलब लेने के जल्दी ही सीएनएस डिप्रेसेंट एंड स्लीप इंड्यूसिंग एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी एंड दे हैव स्लीपर डीआरसी। सो इनका डोज रिस्पॉन्स कर्व जो है वो थोड़ा सा इस टाइप से आपको दिखेगा। समथिंग लाइक दिस यू विल सी कि जैसे जैसे आप डोज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे सीएनएस डिप्रेसेंट एक्टिविटी इसमें और बढ़ते जाएगी। फाइन, सो दिस इज ये जो है सिडेटिव हिप्नोटिक्स की ये जो डोज रिस्पॉन्स कर्व्स है, दीज आर ऑल्सो द रीजंस व्हाई ये जो ड्रग्स है ये डेंजरस भी हो सकते हैं हमारे लिए, क्योंकि क्या है कि दीज ड्रग्स आर बेसिकली कॉजिंग सीएनएस डिप्रेशन टू अ सर्टेन एक्सटेंट। पहला मतलब फर्स्ट स्टेप ऑफ सीएनएस डिप्रेशन, इससे सिडेशन होगा, ठीक है। थोड़ा और हायर डिग्री ऑफ सीएनएस डिप्रेशन विल गिव हिप्नोटिक एक्टिविटी, और ज्यादा मतलब हिप्नोटिक एक्टिविटी भी बढ़ा दी, मतलब आपने हिप्नोटिक का बहुत ज्यादा बड़ा डोज दे दिया, ओके, देन यू विल गेट इवन अ हायर डिग्री ऑफ सीएनएस डिप्रेशन। ओके, तो फिर वहां पे एनेस्थेशिया हो जाता है। वी आर गोइंग टू स्टडी जनरल एनेस्थेटिक्स। तो जब जनरल एनेस्थेटिक्स पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि जनरल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो बेसिकली सीएनएस डिप्रेसेंट्स ही होते हैं इसेंशियली। ओके, तो हायर डिग्री ऑफ हिप्नोटिक एक्टिविटी विल लीड टू एनेस्थेटिक लाइक कंडीशन। ओके, और भी ज्यादा हायर डोज पे अगर आप चले गए देन इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन कोमा, एंड ऑफ कोर्स और भी ज्यादा हायर डोज हो गया तो अल्टीमेटली इट विल बी फेटल, इट कैन रिजल्ट इन डेथ। ठीक है, इसीलिए देखो बहुत सारे सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले लोग जो होते हैं वो सिडेटिव हिप्नोटिक्स का बहुत हेवी डोज कंज्यूम करके सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, राइट। तो वहां पे आप समझ सकते हो कि इन दोनों में से कौन सा वाला जो ड्रग है वो जो कि आपको ये वाली चीज दे सकता है। सिडेटिव का तो फ्लैटर डीआरसी होता है तो इसका थोड़ा सा डोज ज्यादा भी हो गया तो एकदम से बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन हिप्नोटिक्स बिकॉज दे हैव स्टीपर डीआरसी, वेरी हाई डोजेस ऑफ हिप्नोटिक्स जो है वो आपको ऐसा मतलब एक्सेसिव सीएनएस डिप्रेशन विल अल्टीमेटली लीड, इट विल प्रूव टू बी फेटल, इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन डेथ। ठीक है, इसीलिए सिडेटिव हिप्नोटिक्स जो होते हैं वो आप डायरेक्टली जाके फार्मेसी स्टोर्स में आप परचेस नहीं कर सकते। ऑल ऑफ देम कम अंडर द शेड्यूल एक्ट ड्रग्स। ओके, इनका जो सेल होता है इट इज हाईली रेगुलेटेड। ओके, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना इन ड्रग्स को नहीं दिया जाता और इनको आप ज़्यादा इनकी जो डोजेस होते हैं बिल्कुल फिक्स, डॉक्टर ने जितने आपको डोज प्रिस्क्राइब किए हैं उससे ज़्यादा डोजेस आपको फार्मेसी से मिलते भी नहीं है। फॉर दिस रीजन ओनली कि इनका अगर ओवरडोज कोई पेशेंट गलती से भी कर लेता है तभी भी इट कैन रिजल्ट इन वेरी सीवियर एडवर्स इफेक्ट्स, फेटल हो सकता है, कोमा भी हो सकता है। हालांकि
नाउअडेज अभी के टाइम पे जो सेडेटिव हिप्नोटिक्स यूज किए जाते हैं वो काफी सेफ है, मतलब इवन जो स्ट्रॉन्गर हिप्नोटिक्स भी अगर आपको दिए जाते हैं तो वो काफी सेफ होता है। उनका जो उसको हम क्या कहेंगे कि जो थेरेपेटिक इंडेक्स होता है वो काफी उसका मार्जिन काफी सेफ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डोज कम ज्यादा भी हो गया तभी भी एकदम से आपको एडवर्स इफेक्ट नहीं आए। फाइन। तो आई होप आपको सेडेटिव हिप्नोटिक्स के बीच में का डिफरेंस समझ में आ गया है। अल्टीमेटली याद रखना है, इसेंशियली बोथ ऑफ देम आर व्हाट, दे आर सीएनएस डिप्रेसेंट्स। फाइन। सो सेडेटिव हिप्नोटिक्स की कैटेगरी में अभी कौन से ड्रग्स हमें पढ़ने हैं उसको एक बार थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। नाउ सेडेटिव हिप्नोटिक्स में जो सबसे पहला जो प्रोटोटाइप है सेडेटिव हिप्नोटिक्स का वो है बार्बिचुरेट्स। ओके, बार्बिचुरेट्स है। उसके बाद में बार्बिचुरेट्स के बाद में जो सेडेटिव हिप्नोटिक्स डेवलप हुए दे आर कॉल्ड एज बेंजोडाइजिपिन। एंड उसके बाद में और कुछ बहुत अच्छे सेडेटिव हिप्नोटिक्स डेवलप हुए जो कि बेंजोडाइजिपिन कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते हैं, तो हम उनको नॉन बेंजोडाइजिपिन्स कहते हैं। दे आर द न्यूअर एजेंट्स। ओके, तो ऐसे तीन, मतलब ऐसा आप समझ सकते हो कि ये मतलब फर्स्ट जनरेशन है एंड दिस इज थर्ड जनरेशन। एकदम ओल्ड सबसे पहले वाले जो थे वो बार्बिचुरेट्स थे, फिर बेंजोडाइजिपिन्स आए और फिर उसके बाद में नॉन बेंजोडाइजिपिन कैटेगरी के ड्रग्स आए। ओके, बार्बिचुरेट्स में बहुत ज्यादा ड्रग्स नहीं है। दिस इज अ वेरी सिंपल कैटेगरी टू स्टडी। बार्बिचुरेट्स में जो बार्बिचुरेट्स है उनको उनका कितना ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी वो देते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम इनको कैटेगराइज करते हैं। बार्बिचुरेट्स में लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स, मतलब जो आपको काफी घंटों तक एक्टिविटी देते हैं, जैसे कि दे विल गिव यू एक्टिविटी फॉर sedative hypnotic activity for 1 to 2 days. Okay, लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स कैन हैव एक्टिविटी अप टू 1 to 2 days। इसमें आता है ड्रग फिनोबार्बिटोन। ठीक है, उसके बाद में थोड़े शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स, इसमें आता है ब्यूटोबार्बिटोन एंड पेंटोबार्बिटोन। तो इसकी जो शॉर्ट एक्टिंग वाले जो होते हैं उनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी कुछ 7 to 8 आवर्स तक की हो सकती है। ओके, एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, मतलब जिनकी एक्टिविटी सिर्फ कुछ मिनट्स की होती है, जैसे कि अराउंड 20 मिनट्स, इसमें आता है थायोपेंटोन एंड मिथोहेक्सिटोन। ठीक है, तो ये जो इसमें से अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग वाला जो है थायोपेंटोन, ये इसकी एकदम शॉर्ट वाली एक्टिविटी की वजह से इट इज यूज्ड एज अ जनरल एनास्थेटिक। सिडेटिव हिप्नोटिक की जगह पे उसे हम एज अ जनरल एनास्थेटिक यूज करते हैं। एज आई टोल्ड यू कि सिडेटिव हिप्नोटिक्स में जो है डिग्री ऑफ सीएनएस डिप्रेशन आफ्टर हिप्नोटिक एक्टिविटी यू विल गेट एनास्थेशिया। ओके, तो थायोपेंटोन जो है वो रादर देन बीइंग यूज्ड एज अ सेडेटिव इट इज यूज्ड एज अ जनरल एनास्थेटिक। फाइन। एंड बेंजोडाइजिपिन्स जो है उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल डेरिवेटिव्स है। ठीक है, तो इसीलिए बेंजोडाइजिपिन्स जो है स्ट्रक्चरली भी हम उनको बाद में कैटेगराइज करने वाले हैं, बट देयर आर टू मेनी बेंजोडाइजिपिन। तो इनको हम कैटेगराइज किस तरह से करते हैं, इनको हम इनका जो मेन यूज है कि वो किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे कि देयर आर सम बेंजोडाइजिपिन्स जो कि जो उसकी एक्टिविटी है हिप्नोटिक एक्टिविटी फॉर स्लीप इंड्यूसिंग पर्पस, उसके लिए यूज किए जाते हैं। देयर आर सम बेंजोडाइजिपिन्स जो कि एज एंटी एंजाइटी ड्रग्स यूज किए जाते हैं। ओके, एंड देयर आर सम बेंजोडाइजिपिन्स जो कि एपिलेप्सी के मैनेजमेंट के लिए, मतलब एज एंटी कन्वर्जेंट्स, मतलब एपिलेप्सी में जो सीजर्स आते हैं कन्वर्जेंस आते हैं उसे प्रिवेंट करने के लिए एज एंटी कन्वर्जेंट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो बार्बिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजिपिन इनका जो डिस्कशन है वो हम कल के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। वी विल बी स्टार्टिंग अवर डिस्कशन विद बार्बिचुरेट्स टुमारो। ओके, सो आई होप आज हमने जो भी डिस्कस किया आपको समझ में आया। स्टार्टिंग से देखते हैं, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते कि आज हमने क्या पढ़ा। सो टुडे we studied about the main classification of the CNS disorder, psychiatric disorders, neurological disorders and neurodegenerative disorders.
फिर हमने साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स के अगेन सब कैटेगरीज पढ़े, इनको डिस्टिंग्विश किया, साइकोटिक डिसऑर्डर्स, neurotic disorders and affective disorders. Okay, then we have seen the example of neurological disorders also and neurodegenerative disorders also. Fine. And then we have understood what is the meaning of the term sedative and hypnotic. Fine, both are CNS depressants. और ये जो है इनका क्लासिफिकेशन है. अभी क्लासिफिकेशन के बारे में वरी नहीं करना है, जैसे हम इस चैप्टर के एंड में पहुंचेंगे आपको ये क्लासिफिकेशन पूरा का पूरा अच्छे से याद हो जाएगा. Fine. So we will stop here today and we will meet again tomorrow at the same time and we will continue with barbiturates. Thank you very much.